जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का एसएससी सीएचएसएल की इस नई क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सबने बहुत अच्छे तरीके से पीछे की जितनी भी क्लासें हुई हैं, 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो इन चारों को जरूर देखिए, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तो एसएससी क्या काम कर रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई ना कोई शिफ्ट ऐसा जरूर होता है जिसमें क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तभी तो नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है यहाँ पर, है कि नहीं है। तो अगर आपने पीछे की क्लासों को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कराए गए हैं, ठीक है। और ठीक है, आज की अगर आज आप आ ही गए हैं तो फिर इसको तो आपको देखना ही है। तो कैसे हैं आप सभी, मतलब बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक होगा। और ठंडी है तो ठंडी की वजह से अपनी पढ़ाई को कम मत करिएगा, ठीक है। इस समय जो नींद है वो कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रजाई के अंदर जाओ पढ़ने की वजह से और फिर वहाँ पर आराम से मतलब फ्लैट हो जाओ, सो जाओ। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पढ़ना जरूरी है और पेपर सर पे है तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 और हमने कौन सा पेपर आज उठाया हुआ है, तो 19/3/2020 का जो थर्ड वाला शिफ्ट था उसको हमने लिया हुआ है आज, ठीक है। उसके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। और 12/10/2020 का जो पहला वाला शिफ्ट था उसके भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिए हैं, तो इनको हम बहुत अच्छी तरीके से आज देखने वाले हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस को एकदम बेहतरीन तरीके से हल करेंगे और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। और फिर शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास में और लाइक कर दीजिए, क्योंकि मज़ा आता है अब इसमें, ठीक है। पहली क्लास थी तो मैंने कहा था देखने के बाद में इसको लाइक करिएगा, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि क्लास में ज़रूर मज़ा आएगा, ठीक है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो फिर आप इसको पहले लाइक कर सकते हैं और चैनल पे अगर नए हैं तो लाल वाला बटन जो होगा सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर उसको क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्लासें आपसे मिस ना हुआ करें, क्योंकि इस समय क्लासें मिस होना मतलब बहुत कुछ मिस होना है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने। तो सवाल ने कहा है कि क्वेश्चन नंबर पहला सवाल ने कहा है कि प्रतिवर्ष 10% की दर से एक वर्ष के लिए ₹8,000 की राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और छमाही ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमको, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और छमाही ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। बहुत अच्छा है, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैंने तो एसएससी जीडी में पढ़ाया था, फिर आपने कैसे पढ़ा होगा, ठीक है। आपने वो क्लास तो देखी नहीं होगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। सवाल ने क्या कहा कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है, 8,000 है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पर 8,000 ले लेते हैं, ठीक है। चलो 8,000 ले लिया। अब क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दर है ब्याज की, वो कितनी है, 10% है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 10% लिखते हैं। तो सवाल ने क्या कहा है कि 10% की दर से एक वर्ष के लिए, तो एक बार जब एक वर्ष के लिए हम लोग लेने वाले हैं तो 10% इसका निकाल लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 800 रुपये हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन फिर सवाल ने क्या कहा है, एक तो हो गया जब 10% की दर से एक ही साल का था, और एक तब होगा जब इसको हम 5% की दर लेंगे, या 5% की तो हम खुद लेंगे। उसने क्या है कि ये छमाही संयोजित किया जाएगा। कब संयोजित किया जाएगा, छमाही। तो खुद एक बात बता दो कि अगर एक साल में 10 रुपये ब्याज लिया जाता है तो हर 6 महीने पर 5 रुपये ब्याज लिया जाएगा, और एक साल में 2 बार ब्याज लिया जाएगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं सर, अगर इसी इसी की रेट अगर 5% कर दी जाए तो उस 5% को मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वार्षिक के लिए या छमाही के लिए। तो अगर इसका 5% हम लिखें तो 400 रुपये आएगा पहले 6 महीने का, फिर 6 महीने के बाद में फिर कितना आएगा, 400 रुपये आएगा। और फिर चूंकि चक्रवृद्धि है ना, तो इस ब्याज पर भी हमको ब्याज देना पड़ता है। तो इस 400 रुपये का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। आएगा ना, बिल्कुल। लेकिन सवाल ने क्या कहा, इन दोनों के ब्याज का अंतर ज्ञात करो। मुझे एक बात बता दो कि जब 10% ब्याज की दर थी तो कुल कितना ब्याज हमको देना पड़ा, 800 रुपये। और जब हमारा ब्याज 5% हो गया, मतलब हमें कह सकते हैं जब ब्याज वो हमसे छमाही लेने लगा, तो हमको कुल कितना रुपया देना पड़ा, 820 रुपये। तो 800 से ये 800 कट जाएगा, तो जो अंतर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो अंतर निकल करके आएगा तो वो कितना निकल करके आएगा, 20 रुपये का अंतर निकल करके आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग कैसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में टिक कर देंगे, क्योंकि ए वाला हम लोग को सही दिख रहा है, ठीक है। इजी था ये, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, चाहे वो एक साल का अंतर पूछे और चाहे वो 2 साल का अंतर पूछे, ठीक है। तो इसको लगाने का एक और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, लेकिन वो तरीका हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं अभी, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो यहाँ पर आप अगर बहुत सारे तरीकों को जान लोगे तो वो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरे सवाल ने कहा है, रवि एक टास्क को 6 दिन में पूरा कर सकता है और मोहन उसी टास्क को 9 दिन में पूरा कर सकता है। टास्क मतलब क्या है, कोई काम है।
तो रवि 6 दिन में पूरा कर सकता है और जो मोहन है वो उसको 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो रवि की बात करें तो ये 6 दिन में, और अगर मोहन की बात हम करते हैं तो ये 9 दिन में पूरा कर सकता है। हम सबसे पहले पता कर लेते हैं कि कुल इनका काम कितना है। तो हमने माना 36 काम है, तो 6 छाक 36 हो जाएगा, और 9 से अगर इनको भाग करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं तो इनको कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर कह सकते हो सर जी 18 भी तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, तो ले लो 18, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, कुछ भी ले लो, बस बात यह है कि वो इनका या तो एलसीएम होना चाहिए या एलसीएम का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 से अगर इनको भाग करेंगे तो 6 तरीका 18 और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ने क्या कहा है कि रवि और मोहन एक साथ उसी टास्क को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, तो हम कहेंगे सर जी 5 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, और 5 काम करने में, 5 काम अगर एक दिन में करेंगे तो 18 काम को करने में इनको कितना टाइम लगने वाला है पता है, भाग कर दो तो कितना हो जाएगा भैया, 5 तियां 15 हो जाएगा। 5 तियां कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में 18/5 ही हमको दिया गया है। ठीक है, तो 18/5 कहाँ पर दिया गया है, ये हमको ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 18/5 दिन में वो इस काम को पूरा कर सकता है, अगर दोनों लोग साथ में मिल करके काम करें तो। ठीक है, इजी की मतलब छोटा सा सवाल निकला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल ने कहा है कि एक आयताकार मैदान के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, फिर मैदान के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो, आयत की अगर हम लोग बात करें तो हम सभी जानते हैं कि आयत में 2 भुजाएं होती हैं, वैसे तो 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उसमें एक लंबाई नाम की भुजा होती है और एक चौड़ाई नाम की भुजा होती है ना। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इन दोनों को गुणा करने के बाद में आता है, लेकिन सवाल ने हमसे क्या कहा है कि उसकी प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, मतलब लंबाई भी 10% बढ़ाई जाएगी और चौड़ाई भी 10% बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लंबाई की, तो हम कह सकते हैं लंबाई सर पहले अगर 10 थी तो बाद में 11 हो गई होगी, क्योंकि इसमें 10% की वृद्धि हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं चौड़ाई की, तो वो भी पहले 10 रही होगी, बाद में 11 हो गई होगी। ठीक है, बी मतलब चौड़ाई मतलब कैसे होता है, बी मतलब ब्रीद होता है। ठीक है, कुछ लड़के यहाँ पर सोच सकते हैं सर जी चौड़ाई 4 से शुरू होता है, तो ब्रीद बी बी आप क्यों लिखते हो। ठीक है, तो इसलिए बी का मतलब क्या होता है, ब्रीद होता है। ठीक है, तो अच्छा अब बात करें अगर हम क्षेत्रफल की, एरिया, ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो इनको भी गुणा करा लेते हैं, ये तो सभी जानते हो ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इनका गुणा करा लो, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इनका गुणा कराते हैं तो 11 11 कितना हो जाएगा, 121। हमें कह सकते हैं सर पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया, 21 हो गया। तो अगर क्षेत्रफल में वृद्धि देखी जाए, ठीक है, तो कितना देखने को हमको मिल जाएगा भैया, तो हमको देखने को मिल जाएगा 21%। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये डी में हमको मिल जाएगा, और डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चीजें आ गई समझ में, इजी था ये, बोलो था कि नहीं था। तो अगला सवाल देखते हैं फिर, अगर ये इजी था तो इसी के साथ में हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल ने कहा है कि एक खिलौने का अंकित कीमत रुपए 450 है, अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट के बाद में खिलौने का जो विक्रय मूल्य है वो 405 है। सवाल ने कहा छूट की दर ज्ञात करो। मतलब किसी किसी सवाल को तो देखने के बाद में ऐसा लगता है कि मतलब क्या क्या ही पूछ लिया इन्होंने, ये मतलब ऐसे सवालों को ये क्या सोच करके पूछा होगा इन्होंने कि हाँ लड़का इसको नहीं कर पाएगा क्या। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इसको इन्होंने यही सोचा होगा कि लड़का इसको ना कर पाए, या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लड़के के बड़े हितैषी रहे होंगे, इसलिए इन्होंने सोचा होगा कि ऐसे सवालों को भी दे दिया जाए ताकि इसको लड़का कर सके और अपनी नौकरी को कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है, वो पा सके अपनी नौकरी को। तो चलिए कोई बात नहीं है। सवाल ने क्या कहा है भैया, देखो कीमत उस पर अंकित कितनी है, 450, 450 रुपए अंकित है उस पर। ठीक है, और उसको बेच कितने पे रहा है, विक्रय मूल्य कितना है, 405 रुपए है। मुझे बता दो कितना रुपया उसने छोड़ा, 45 रुपए छोड़ा ना। अब छोड़ा तो 450 पे ही था उसने, तो हमसे वो यही जानना चाहता है कितना परसेंट, कितना परसेंट उसने। तो इसको हम क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं, 45 एकम और 45 दहम्बा, कितना आ जाएगा, 1/10। अब 1/10 को हर बच्चा बता सकता है सर ये 10% की फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो 10% की उसने क्या दे दी, हमको छूट दे दी। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी में हमको ये दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो इसलिए जो सी वाला है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना सही, बहुत अच्छे। तो ये बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही एकदम बड़ा सा सवाल है, मरियल सा सवाल है, लेकिन फिर भी देखेंगे कि कैसे आप इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या है जो 9 और 11 दोनों से विभाज्य है।
तो हम सभी जानते हैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना बड़ा इजी होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 100 और 89, मतलब 100 ऐसे लिखा हुआ है फिर 89 लिखा हुआ है। हम सभी जानते हैं ये 9 से तो कटेगा क्योंकि ये 9 और 8 एक 9, ठीक है। अब बात करते हैं सर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 11 के लिए आप सभी लोग जानते हैं ऑड और इवन वाला फार्मूला, ठीक है। मतलब इसको जोड़ो एक छोड़ करके और फिर इसमें इसको जोड़ो। तो 9 और ये 9 0 9 और 1 10, 10 में से अगर ये 8 घट जाएगा 2, यानी ये नहीं कटने वाला, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन की, ठीक है, तो दूसरा वाला क्या हमको दिया गया है, 100 और 98 ऐसे दिया गया है। ये 9 से कटेगा, श्योर है 9 से कटेगा, ठीक है। 11 से चेक कर रहे हैं, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। इनको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 8 एक कम 8 और एक 9, ठीक है। और फिर इनको जोड़ो तो ये भी 9 आएगा और इसमें से इसको घटा दो तो कितना बचेगा, 0। अब मुझे कौन ये बताएगा कि जो 0 है वो 11 से कट जाता है, ठीक है। जो बताएगा उसको 1 रुपये का इनाम मिलेगा। तो 0 अगर 11 से कट जाता है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी जो संख्या है वो 11 से कट जाएगी और 9 से भी वो कट रही है। इसका मतलब क्या है कि जो सवाल ने पूछा था उसके लिए जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये। तो सवाल ने क्या कहा है, मोहन ने 5 घंटे में स्कूटर से यात्रा पूरी की। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी कुल कितनी है। सवाल ने हमसे क्या पूछा है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। क्लियर है। उसने क्या कहा है कि देखो 5 घंटे में उन्होंने अपनी पूरी यात्रा की है, मतलब आधा भाग जो वो स्कूटर से चल रहे हैं, ठीक है, और नहीं आधा भाग जो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं और दूसरा आधा भाग जो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। इन दोनों की अगर हम बात कर लें, ठीक है, इन दोनों चालों से जब उसने अपनी दूरी को चला है तो कुल उसको 5 घंटे का समय लगा। लेकिन सवाल हमसे ये जानना चाहता है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है, उसने कुल कितनी दूरी को तय किया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, उसकी स्पीड कितनी रही थी, 30। एक तो उसकी स्पीड 30 थी, ठीक है, और दोबारा में उसकी स्पीड कितनी थी, 20 थी। यही तो बात है, ये उनकी क्या है, ये उनकी स्पीड है आधी आधी दूरियों को तय करने में। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, कि इनकी औसत चाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनकी औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल के लिए हम सभी लोग एक फार्मूला जानते हैं, वो कौन सा होता है, 2xy अपान में क्या होता है, x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको रख देते हैं 2 गुणे और 30 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और बटे में इनको जोड़ लो अगर, तो हम सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 0 कट जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, 4 3 12 दूना 24, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी यात्रा के दौरान जो उसकी स्पीड रही थी वो कितनी रही थी, 24 किलोमीटर पर आवर की। और उसको समय कुल कितना लगा था, 5 घंटे का, ठीक है। ये तो हो गया स्पीड किलोमीटर पर आवर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूरा चला, पूरी दूरी को, ठीक है। अच्छा, और पूरी दूरी के दौरान अगर हम बात करें समय की, तो समय उसको लगा था 5 आवर का, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं सर 24 गुणे 5 कितना हो जाता है, तो मेरे हिसाब से 120 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो 120 किलोमीटर जो है वो उसकी कुल दूरी हो जाएगी। और अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की, तो ये सी में हमको देखने को मिलेगा, तो सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान था सवाल, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझना था कि 2 चालें अगर हमको दी गई हैं, समय अलग अलग नहीं दिया गया है, समय एक ही दिया गया है और वो चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी जो एवरेज स्पीड है वो हमको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी कि पूरी यात्रा के दौरान एक ऐसी स्पीड मिल जाए जो पूरी यात्रा के दौरान रही हो, और वो हमको मिल गई 24। और इसके बाद में हमको कुल समय पता था तो हमने उसकी पूरी दूरी को निकाल दिया, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई। तो आगे का सवाल देखते हैं, सवाल ने क्या कहा, और ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अगला जो सवाल है वाकई में बहुत अच्छा सवाल है, देखने में बहुत गंदा लगता है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सवाल ने क्या कहा है देखते हैं। सवाल ने कहा एक कार, सवाल को अच्छे से समझना, ठीक है। सवाल ने कहा है कि एक कार क्रमशः 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर करती है। कुल यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या है, ठीक है। तो मुझे एक बात बता दो, औसत चाल इक्वल टू होता क्या है, ठीक है।
जो एवरेज स्पीड हमारी निकलती है, ठीक है, औसत चाल, चाल बराबर यहाँ पर क्या होता है कि कुल दूरी कितनी है और उसके बाद में यहाँ पर निकल करके आता है कि कुल समय कितना है, ठीक है, कुल दूरी और कुल दूरी के बाद में क्या निकल करके आता है कि कुल समय कितना है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस हमको दिया गया है तो उसको तो हम लोग लगा सकते हैं। बात करते हैं समय की, तो समय बराबर हमको क्या मिलता है, ठीक है, समय बराबर हमको मिलता है दूरी बटे चाल। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या होता है समय? दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो हर चाल के लिए यानी हर एक डिस्टेंस के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा कि कितना है। तो देखो सवाल ने क्या कहा है कि जब वो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तय करता है, उस समय जो उसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है? 20, ठीक है। हम इसको एक ही बार में लगा दें, एक ही बार में लगा दे। एवरेज स्पीड मतलब क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो एक ही बार में इसको क्या करते हैं हम खत्म करते हैं कि अगर यही सवाल बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको कैसे करोगे? सबसे पहले कुल दूरी को ले लो। कुल दूरी कितनी है? तो हम कह सकते हैं सर एक जगह 15 किलोमीटर है, 15 के बाद में क्या है 20 किलोमीटर है, और 20 के बाद में 30 किलोमीटर है, और 30 के बाद में 12 किलोमीटर है, ठीक है। ये 4 दूरियां हो गई। और दूरी के नीचे हम क्या लिखने वाले? समय। और समय हमको पता नहीं है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बटा चाल हम लोग लिखेंगे। अब ध्यान से देखो कि जब उसकी स्पीड 15 है तब उसकी चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसका जो पहला बार समय निकलेगा वो 20 बटा 15, एक तो ये हो जाएगा, प्लस की कुल समय चाहिए तो हमको यहाँ भी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। दूसरी बार उसकी स्पीड जब 20 है, उसकी स्पीड क्या है? जब 20 है तब उनकी जो स्पीड क्या कह रहे हैं, जो उनको लगा हुआ यहाँ पर उनकी ये जब 20 किलोमीटर की दूरी को वो तय करता है, ठीक है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को जब वो तय करता है उस समय उनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो वो 30 होती है, ठीक है। फिर जब वो 30 किलोमीटर की दूरी को तय करता है तब उनकी जो स्पीड होती है वो 40 होती है। और जब वो 12 किलोमीटर की दूरी को तय करता है इस समय जो उसकी स्पीड होती है वो 30 होती है, ठीक है। इनको केवल हल करना है और कोई काम नहीं है, सिंपल सा अपना लग जाएगा। कैसे लगेगा? बहुत आसान है चीज़ें। देखो ये सीधे सीधे कट रहा है, बोलो कट जाएगा ना। इनको भी हम लोग काट सकते हैं कैसे? 6 दूनी 12 और 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो 5 तिया 15 और 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ऊपर वाली चीज़ों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा? तो 30 20 50 और 10 60 5 65, 65 10 75 और 2 कितना हो जाएगा? तो 77 हो जाएगा ऊपर हमारे पास, ठीक है। और नीचे की चीज़ों को अगर हम देखें तो सिंपल सिंपल सी चीज़ों को एक तरफ कर लेते हैं। देखो ये 3/4 यहाँ पर है और ये 3/4 कहाँ है? यहाँ पर है। इन दोनों के हर बराबर हैं तो अंश को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 3 3 6/4। ये कितना हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा 6/4। बोलो हो गया ना, ठीक है। फिर ये 2/3 बचा और यहाँ पर 2/5 बचा, ठीक है। 2/3 और 2/5 चलो लिख ही लेते हैं। तो 2/3 ये हो जाएगा और 2 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा? इनका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये 5 तिया 15, 15 चौको कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 60 एलसीएम इनका ले लेते हैं तो इसको कहाँ पर भेज देते हैं हम? 60 को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। 60 को कहाँ भेज देंगे हम? ऊपर। या आपको कम समझ में आएगा तो हम ऐसे आपको लगा करके दिखा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम इनका एलसीएम नीचे 60 ले लेते हैं तो ये कितना आएगा? 6 दहम्मा 60 आएगा। तो चार, एक देखो 4 से जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15, 15 छिक्का कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। प्लस 30, 3 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20, और 20 दूनी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 40। 5 से इसको भाग करेंगे आएगा 12, 12 को 2 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोग जानते हैं कि जो नीचे वाली चीज होती है कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। तो ये हो जाएगा 77 × 60 और बटे में इनको जोड़ लो। 90 और 40 की बात करें तो 130 और 20 50, 154 कितना हो जाएगा? ये तो 154 हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। तो ये हो जाएगा 11 7 77, ठीक है। 11 एकम 11 और 4 बचेगा तो 11 चौके कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 7 एकम और 7 दूनी 14, ठीक है। 60/2 यानी कि कितना आएगा? 30। तो हम कह सकते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितनी स्पीड हमारी हो जाएगी? जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो एवरेज स्पीड है वो हमारी हो जाएगी। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे
तो हमको डी में मिल जाएगा और डी वाला इसके लिए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये है, सवाल में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, ये एक और ये दो स्टेप में हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर देखना ये है कि आप इस कैलकुलेशन को कितनी तेज कर पाते हो, ठीक है। जितनी तेज आप इस कैलकुलेशन को कर पाओगे ये क्वेश्चन आपका उतनी जल्दी लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर ये मत देखना कि सर आपने पढ़ाते समय इतना टाइम लिया हुआ है। बात ये है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, मैं लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको लगाऊंगा तो मैं यहाँ पर वो बहुत सारी चीजें नहीं लिखूंगा जो आपको समझाने के लिए मुझे लिखनी पड़ती है। बोलो बात समझ में आ रही है ना। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ने कहा है, रवि और मोहन के बीच में 1260 रुपए की राशि को वितरित की जाती है यदि रवि और मोहन के शेयर 5:4 के अनुपात में है, ठीक है। देखो सवाल ने क्या कहा, 5:4 के अनुपात में रवि और मोहन के जो शेयर हैं कुल कितना हो जाता है 9, और 9 में क्या बराबर है 1260 रुपए के बराबर है, ठीक है। ऐसा सवाल ने कहा है। तो एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अगर 9 बराबर 1260 के है तो इसको काट दो तो 1 यूनिट आएगा और 1 किसके बराबर निकलेगा, देखो 9 एक कम 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 3 36, 9 चौके 36, 140 के बराबर निकलेगा। सवाल ने कहा है तो क्रमशः रवि और मोहन के शेयर कितने हैं। भैया 140 अगर है तो सोचो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से गुणा करा दो 140 को, तो कितना हो जाएगा 14 पंचे 70। ये बात करें 700 की, ठीक है। तो 700 हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और वो है सी, तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये 700 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 4 की वैल्यू निकालो ही, भाई 700 हो गया, 1260 कुल था। तो अगर हम बात करते हैं मोहन की, ठीक है, तो मोहन को कितना मिला होगा 700 और ये 560, तभी तो 1260 कुल मिला करके हो जाएगा। और यही अपना ऑप्शन सी है और वो लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, आनी ही पड़ेगी, ठीक है। जो बातें हैं वो तो समझ में उनको आना ही पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर सवाल कह रहा है कि सोहन ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसे रुपए 28,000 में बेचा। इस प्रकार लागत मूल्य पर 12% का लाभ प्राप्त किया। स्कूटर की लागत मूल्य क्या है, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है कि उसने उसको 28,000 रुपए में बेचा है, ठीक है। कितने रुपए में बेचा उसने, 28,000 रुपए में बेचा, और उसको क्या हुआ 12% का लाभ हो गया। 12% का लाभ होने का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि इसको उसने 112% पर बेचा होगा। भाई 100 रुपए की चीज हमने खरीदी, 12 रुपए ज्यादा लेकर के बेचा, तो मतलब 112 पे बेचा। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने उसको 112 पे बेचा, लेकिन सवाल ये कह रहा है नहीं भैया उसने उसको 128 नहीं, उसको 28,000 रुपए में बेचा। कितने में बेचा, 28,000 रुपए में बेचा। तो हमने कहा ठीक है, सवाल पूछना क्या चाह रहा है, सवाल ये पूछना चाह रहा है स्कूटर की लागत मूल्य क्या है, यानी 100 की वैल्यू वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। ये कैसे कट जाएगा, ठीक है। देखो 14 8 112 होता है, ठीक है। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 दूना 28, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 की वैल्यू निकालना है यहाँ पर हम सीधे, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पर, 8 पंजे 40 और ये 250। तो अगर 1 की वैल्यू इतनी तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 2 5 के बाद में ये 2 जीरो चिपकाए हैं ना, तो ये 250 हो गया, 2 जीरो और हमने चिपका दिया, कितना आ जाएगा 25,000 रुपए। ये क्या है, उसकी लागत मूल्य है। क्या 25,000 ऑप्शन में कहीं पर है भैया, तो विकल्प ए आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो विकल्प ए है वो आपके क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही वाला जो जवाब होता है वो हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इस ऑप्शन को एग्जाम में टिक करके आते हैं तो आपको इसके नंबर अवश्य दिए जाएंगे, समझ गए। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं CHSL के एग्जाम में कि क्या बताएं। तो ये मत कहना सर जी आप कह रहे हो कि हाँ मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएं, तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गंदे सवाल आपसे पूछे जाएं। मैं तो कह रहा हूँ कि आपसे सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं कि 2-2 सेकंड में खत्म हो जाए और मैथ में आप पूरा का पूरा स्कोर करके आओ, एक भी प्रश्न आपका ना छूटे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से हल हों और हल होंगे, ठीक है, और हल होंगे। SSC कितना भी कठिन बना दे लेकिन आपकी मेहनत के आगे SSC नहीं टिक पाएगी, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हल जरूर होंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक उम्मीद बना करके और अपनी पढ़ाई को बहुत ही लगातार तरीके से बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। तो इसके आगे SSC की जो एक पहाड़ जैसी जो उसकी सोच है कि हाँ हम बहुत गंदा एग्जाम करवाएंगे, ठीक है, तो वो आपके इन इरादों के सामने चकनाचूर हो जाएगा। तो इसी के साथ में अगला सवाल देख लेते हैं, नंबर 10। 10 नंबर ने क्या कहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 7 प्लस, ठीक है, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट शायद 44 लिखा हुआ आई थिंक, 44 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 है,
और प्लस है, फिर ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, फिर 9 इंटू 2 माइनस 14 और डिवाइडेड बाई 7, फिर ये वाला बंद, फिर 5 गुणे और 2 और फिर ये वाला ऐसे करके। ठीक है, सवाल में पूछा इसका मूल्य क्या है। ठीक है, अगर कुछ गलत नहीं है तो शायद यही है, तो उसको लगा के देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखो ये वाला हम बाहर लिख लेंगे, हम सभी जानते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये 44 है। ठीक है, और ये डिवाइड का साइन है। वैसे तो हम इसको कर सकते थे अभी भी, लेकिन चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले इनको हल करते हैं, अंदर वाली चीजों को। देखो एक ही बार में हल करते हैं, एक ही झटके में। कैसे हल करेंगे देखना है। देखो 7 पहले डिवाइड करते हैं, हम सभी जानते हैं कि नहीं है। तो अगर 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा बोलो तो 2 आएगा। आएगा ना 2, 7 दूनी 14, 2 आएगा। अच्छा, अब 2 से इस 2 में से उस 2 को तो घटा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनको पहले गुणा करा लो। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। 18 में से अगर 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। ये प्लस वाला साइन फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 प्लस का ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर कर ही लेते हैं सीधे। 4 से अगर 44 को भाग करेंगे कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, 7 प्लस और इनको अंदर वाली चीजों को हल करो तो 16 और 1 17, 10 27 और 10 कितना हो जाएगा भैया तो 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से 44 आएगा। और 44 क्या ऑप्शन में कहीं है? तो डी में हमको दिख रहा है भैया, डी वाला हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? तो डी वाला जो हमारा है वो सही हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज एग्जाम में आपके पूछा गया है। ऐसा नहीं कि इसको मैंने इजी कर दिया है, ये मतलब इतना अच्छा सवाल है कि 1 2 3 इनको करने की जरूरत ही नहीं है। 44 आपका सीधे इसमें आएगा। ठीक है, इतना इजी उन्होंने दिया हुआ है। तो कहीं ऐसा उनको दे देना चाहिए था कि डिवाइड ना हो, कम से कम वो फ्रैक्शन बन जाए, तब तो हल करने में थोड़ा सा मजा आता। लेकिन ऐसा उन्होंने दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगला सवाल नंबर 11 देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो या अगर 15 लोग हैं और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सर 15 दुगुणे 10 कार्य होगा। सवाल ने कहा है कि इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए, नहीं, इस कार्य को 20 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो हम मानते हैं जो 20 पुरुष होंगे वो उसको n दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। 2 से अगर 15 को हम भाग कर दें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर n की वैल्यू आएगी 15/2। और 15/2 को हर बच्चा जानता है जो बिल्कुल पढ़ा नहीं होगा कि सर ये 7.5 के बराबर होता है। तो 7.5 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.5 दिन हो जाएगा। और ये सवाल मुझे वाकई अच्छा लगा। अब कहोगे सर इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या कौन सी खास बात हो गई जो मतलब आपको बहुत अच्छा लगा? ये अच्छा इसलिए लगा कि अभी तक जितने भी सवाल हम लोग करते थे उसमें जो दिनों की संख्या थी वो एकदम परफेक्ट नंबर होती थी कि 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, 12 दिन लगे। लेकिन इसमें उसने क्या कर दिया, 7.5 दिन की बात कर दी, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी दशमलव में चीजें आ रही हैं तो अच्छी बात है। अच्छा 7.5 अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ए वाला विकल्प आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, जो ए वाला है वो सही हो जाएगा। फिर हम देखेंगे नंबर 12 और 12वां देखिए कैसे लगेगा। 12वां सवाल क्या कह रहा है कि राम ने 25% लाभ पर और 70,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल बेची। 25% के लाभ पर, ठीक है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे मोटरसाइकिल को किस कीमत पर बेचनी चाहिए? ठीक है, तो देखो क्या है ना, 25% की लाभ पर बेची तो हमें कह सकते हैं कि उसने 125 पर बेचा होगा। बिल्कुल सर जी, लेकिन वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि वो 130 पर बेचे, यही चाहता है ना। हाँ, तो आप क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा हल्का, 25 से अगर इसको 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 25। 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, ठीक है, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, ये 26 हो जाएगा। 25 की जो वैल्यू है भाई, जब 125 पर बेच रहा था तो वो 70,000 रुपए में बेच रहा था। ठीक है, 70,000 रुपए बेच रहा था। अब हम से ये वो पूछना चाह रहा है कि भैया अगर वो 26 पे बेचेगा तो कितने पे बेचेगा? तो चलो 25 की वैल्यू हम सबसे पहले निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो 25 से कम 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, कितना बचेगा 20 बचेगा, 200 हो जाएगा। 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है। ठीक है, समझना, ऐसे समझते हैं। देखो 25 से कम 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर कितना बचेगा 20 बचेगा। इसी 20 के साथ में अगर हम ये वाला जीरो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, और ये वाले 2 जीरो चिपका देंगे तो कितना आ जाएगा 2800 आ जाएगा। तो इसको हमको क्या करना है 2000 और 800 से ऐसे गुणा करा देना है। ठीक है, 2800 से क्या करना है गुणा करा देना। अब बात यह है कि जो 2 जीरो हैं वो तो सब में है। अब या तो 26 और 28 का हम लोग गुणा कराएं पूरा का पूरा,
या अगर हम यूनिट डिजिट चेक कर लें तो शायद अपना काम बन जाए, क्योंकि सब में यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम इनको गुणा कराते हैं तो 8 छा कितना आएगा, 48 आएगा। सबसे पहली बात, 2 जीरो तो सब में आएगा, फिर 48 आएगा, यानी 2 जीरो के बाद में 8 की अगर हम बात करें तो एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन ए 72,800, वो हमारा सही हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर हम चेक करके बात करें तो हमको कितना मिल जाएगा भैया, हमको मिल जाएगा ये 72,800 रुपये। ठीक है, 72,800 रुपये 8 यूनिट डिजिट मिल जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो विकल्प ए, ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में बातें आ गई, अच्छा सवाल था। अगला सवाल फिर क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर में सवाल ने क्या कहा है कि 6,300 रुपए को एक्स वाई और जेड के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स वाई का जो अनुपात है, ठीक है, वो 7:5 है। तो अच्छी बात है, ऐसे सवालों को लगाने में ही तो मुझे आता है, क्या आता है, तो मजा आता है। ठीक है, एक्स और वाई का जो अनुपात है वो हमें दिया गया है 7:5। ठीक है, अच्छी बात है। और इसके बाद में बात करें अगर वाई और जेड की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, वाई और जेड की, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये 7:5 एक जगह पर। फिर अगर हम बात करते हैं y और z की कितना अनुपात है, ठीक है, तो y और z का 4:3 है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4:3 हो जाएगा। सवाल ने क्या कहा है कि y का हिस्सा बताओ, हम बता देंगे, हम तो सबका हिस्सा बता देंगे, हम तो खड़ी इसलिए हैं। देखो क्या है ना कि y यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, कुछ मजा नहीं आया। इनको बराबर करो तो इनको गुणा करा दो 5 से और इनको गुणा करा दो 4 से। अब इनको 4 से गुणा कराएंगे, इनको कराना पड़ेगा क्योंकि अनुपात का मामला है। यहाँ अगर ये 5 से गुणा हो गया तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड का अगर अच्छा वाला अनुपात निकले तो कैसे निकलेगा, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। भैया ये कौन है, ये एक्स है। वाई की बात करें तो वाई आएगा 20, बोलो 5 चौके 20, 5 चौके 20 कहीं का भी ले लो। ठीक है, और अगर बात करें जेड की तो आएगा 5 3 15 आएगा ना। इनको जोड़ो, इनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ लो भैया, कैसे हो जाएगा, देखो 20 20 40 और 10 50 और 8 58 और 5 कितना होता है, 63। बोलो मेरे हिसाब से तो यही होता है, बाकी आप लोग जोड़ लेना। और 63 की वैल्यू मेरे हिसाब से 6,300 दी गई है। तो सोचो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 63 51 63 100। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 100 है भैया तो वाई का हिस्सा कितना है, 20 है। इसको गुणा कैसे कराना है, तो 100 से कराना है और ये रिजल्ट हमको कितना दे देगा, 20 एकम 20 और इसके बाद में 2 जीरो चिपका देंगे हम। तो ये 2,000 रुपए की अगर हम बात करें तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे अपने ऑप्शन की तो ये बी में हमको मिल जाएगा। ठीक है, विकल्प बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही वाला आंसर होगा। ठीक है, विकल्प बी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है भैया, तो सारी बातें समझ में आ रही है ना। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3,500 रुपए कितने वर्षों में 4,500 हो जाएंगे। ठीक है, कितने प्रतिशत की दर से हम लोग निवेश कर रहे हैं, 10% की दर से, और यहाँ पर साधारण ब्याज की का मामला है। तो देखो सवाल ने क्या कहा, 3,500 रुपए 4,500 कब हो जाएंगे। तो बात ये है कि सर पैसे हो कितने रहे हैं, तो हम कहेंगे सर 4,500। कितने थे, हमने दिए थे 3,500 रुपए। कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 1,000 रुपए बढ़ रहे हैं। ये बढ़ जो 1,000 रुपया रहा है ये है क्या, ये ब्याज है। ये क्या है, तो ये ब्याज है। ठीक है, अब बात ये है कि सर ब्याज हर वर्ष बढ़ता कितना है, जो ब्याज है वो प्रति वर्ष बढ़ता कितना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं सर 10% बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 10% बढ़ता है। देखो बात यहाँ पर ये है कि सर 3,500 रुपए हमारे पास थे, 3,500 का अगर हम लोग 10% निकालें, ठीक है, 10 कितना निकालें, 10% निकालें तो कितना आएगा, 350 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, ये 3,500 रुपए का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 350 आएगा। यानी हर साल 350 रुपए बढ़ता है। हर साल कितना बढ़ता है, 350 रुपए बढ़ता है। तो सवाल ने हमसे ये पूछा है कि इस 1,000 को बढ़ने में कितने साल लग जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1,000 को 350 से सीधे सीधे भाग कर देंगे, ये कट जाएगा। 35 से और भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो 5 सते 35 और 5 20 में 100, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 7, 20 बटे 7 वर्ष। बोलो ऑप्शन में कहीं है तो बी वाला जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला विकल्प 20 बटे 7 वर्ष में जो हमारा पैसा है वो 3,500 से 4,500 रुपए हो जाएगा अगर ब्याज की दर 10% होगी तो। ठीक है, मतलब सिंपल था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें हमको कोई ट्रिक लगानी थी, कोई ऐसा मेथड यूज करना था कि बहुत अच्छा लगे ये, तो बिल्कुल ठीक है, आसान सवाल था। अच्छा, ये एक सवाल और है डिविजिबिलिटी का। सवाल ने पूछा है कि निम्न में से जो ऐसा कौन सा विकल्प है जो 11 से पूर्णतः कट जाएगा।
तो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। वैसे सवाल ऐसा बताने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 80, 97 और 81। ठीक है, क्या है, 80 है, फिर 97 है और फिर 81 है। ठीक है, ऐसे सवाल बताने में ही तो मजा आएगा। तो कैसे लगाएंगे इसको, देखो भैया, ये ऐसे ले लो, ठीक है, और ये ऐसे ले लो, ये बात समझ में आ गई। इनको जोड़ लो तो नहीं, तो इसके बाद में तो ऐसे जाएगी नहीं, मतलब एक छोड़ करके एक लेना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 8 16, 8 24 और 1 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। फिर इधर ले लो, ये 7 और ये 8, 8 कितना, 25 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17, और ये 11 से नहीं कटेगा, 17 11 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन फेल। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो ये है 11, 65 और 71, 11, 65 और 71। ठीक है, तो इनको फिर एक छोड़ के ऐसे ले लो और फिर ऐसे ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 6 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। बोलो, ये 14 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाओ, 1 फिर 5 6 6 और कितना हो जाएगा, 7, और 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तीसरा ऑप्शन लेते हैं। कितना है, 96, 33, 91। ये कितना है, 96 और ये 33 और ये 91। ठीक है, एक छोड़कर यहाँ ले लो, एक छोड़कर यहाँ पर ले लो, कितना हो जाएगा, देखो तो 9 3 12, 12 9 कितना होता है, 21। ठीक है, 6 3 9 9 और ये कितना हो जाएगा, 10। 21 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा, 11। हाँ, ये तो 11 आ गया ना, ये तो कट जाएगा 11 से। जो 11 है ये तो 11 से कट जाएगा, और अगर ये 11 से कट जाएगा तो हम कह सकते हैं सर ये पूरी संख्या अपनी कट जाएगी 11 से। तो ऑप्शन सी वाला जो संख्या है वो क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित है, और यही सवाल ने हमसे पूछा है। तो ऑप्शन सी ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा। बातें समझ में आ गई भैया। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 16 ने कहा है कि एक बाइक का जो अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से 156% अधिक है। बात को समझना, सवाल ने क्या कहा, क्रय मूल्य से 156% अधिक है। तो मैं, सवाल ने कहा, एक देखो, उसने ये नहीं कहा कि 156 गुना है, सवाल ने ये नहीं कहा कि 156 गुना है, सवाल ने ये कहा 156% अधिक है। बात को समझना, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर सीपी की और बात करें हम एमपी की, ठीक है, ये क्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य है। अगर सीपी 100 रुपए है तो ये 156 रुपए अधिक है, तो क्या ये 256 रुपए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई। अगर अगर सवाल ये कहता है कि जो एमपी है वो उसे 56% अधिक है, तो 100 वाली चीज 156 हो जाती, लेकिन उसने क्या कहा है, 156% अधिक है। तो 100 की चीज पे अगर 156 ज्यादा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अच्छा, फिर सवाल ने कहा है इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। भैया बेच दे रहा है, तुरंत बेच दे रहा है, तो हम यहीं से सीधे एसपी निकालते हैं। 20% की छूट पर क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो 256 का 20% सीधे निकाल लो और हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। देखो तो कितना आएगा ये, तो 55 25 हो जाएगा। ठीक है, 55 25 हो जाएगा। फिर कुछ नहीं बचने वाला, 6 है यहाँ पर, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 51.2 रुपये कम करेगा वो। तो 256 में से अगर हम 51.2 को घटाते हैं तो 10 में से इधर ऐसे 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। 6 में से तो 6 बचेगा नहीं, 5 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, और ये 2 हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं वो कितने पर बेचेगा, वो 204.8 रुपये पर बेचेगा। बोलो बेचेगा कि नहीं बेचेगा। ठीक है, 51.2। बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी वो कितने पर बेचेगा, अगर 20% कम करेगा, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -20% डिस्काउंट उसने दिया, तो कितने पर बेचा उसने, 204.8 रुपये पर। अब सवाल ने हमसे क्या पूछा है, सवाल ने हमसे पूछा है विक्रेता के लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। सवाल ने हमसे क्या पूछा है कि विक्रेता के लाभ या हानि का जो प्रतिशत है वो बताओ कितना है। तो भैया हमें बता दो कितना प्रतिशत उसको यहाँ पर लाभ हुआ। भाई 100 रुपए की चीज वो कितने पर बेच रहा है, 204.8 रुपये पर बेच रहा है, तो कितने का फायदा हुआ यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं सर 104.8% का उसको यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फायदा हो रहा है। ठीक है, जो 104.8% का है वो उसको यहाँ पर क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, क्या बातें समझ में आ रही है ना। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस सवाल का भी बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में बातें आ गई, तो बहुत अच्छी। ठीक है, अच्छा सवाल था। फिर हम क्या करते हैं, अपना अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कौन सा सवाल देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर के सवाल ने क्या कहा है कि 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक है,
25 पुरुष हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए पुरुष उसमें शामिल हो जाते हैं। सभी पुरुषों को मिलाकर उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात को समझना, देखो 25 पहले हमारे पास थे और इनकी जो औसत आयु थी वो कितनी थी, तो वो 28 वर्ष थी। ये बात समझ में आ रही है हमको, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, 5 पुरुष और शामिल हो जाते हैं और ये कितने साल के हैं, 25 वर्ष के हैं। पांचों कितने साल के हैं, तो ये 25 वर्ष के हैं। और अब यहाँ पर कुल 30 लोग हो जाते हैं। सवाल हमसे ये पूछना चाहता है कि यहाँ पर पूरा मामला कितना होगा, ठीक है। सवाल हमसे क्या पूछना चाहता है कि यहाँ पर पूरा मामला कितना होगा। ये बात समझ में आ गई, गुड। अब सवाल, अब हम इसको कैसे यहाँ पर देखने वाले हैं भाई। देखो ये 28 वर्ष, इन 25 लोगों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 28 वर्ष है, ठीक है। जो 5 लोग नए आए हुए हैं, 5 लोग जो नए आए हैं, इनकी जो औसत उम्र है वो कितनी है, 25 वर्ष है, ठीक है। अगर ये सभी 28 वर्ष लेकर के आते, समझो अगर ये सभी लोग 28 लेकर के आते तो शायद कोई दिक्कत नहीं होता। 30 लोगों की जो औसत उम्र होती वो भी 28 वर्ष होती। बोलो, एवरेज तो यही कहता है ना, एवरेज जो है वो यही कहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम तो मान के चल रहे हैं ना कि 28 पूरा होना चाहिए, या 28 नहीं होना चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि इन सबका क्या होना चाहिए, 25 ही पूरा हो जाए। अगर इन सबका 25 ही, हम मान के चल रहे हैं कि इन सबका जो एवरेज है वो 25 ही हो जाए। हमने मान लिया क्या हो जाए, 25 ही हो जाए। तो इसके पास तो 25 है, ठीक है। इनके पास क्या है, 3 ज्यादा है। कितनी जगहों पर, 25 जगहों पर 3 ज्यादा है। तो 25 से कितना हो जाएगा, 75। 75 ज्यादा है, कितनी कुल मिलाकर के कितना ज्यादा है, 75। तो ये 75 कौन और तो जुड़ेगा ना इन 30 में। तो इस 75 को हम 30 जगह अगर हम बांटते हैं तो 3 से पहले बांटो तो कितना हो जाएगा, ये 25 आएगा। और एक 0 से भाग कर देंगे तो 2.5, और इसी 2.5 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 2 27.5। यानी इन सबका जो औसत उम्र है वो कितना हो जाएगा, 27.5 वर्ष हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे अपने ऑप्शन की तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में बातें आ गई, अच्छी बात है। तो लग गया होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे ही मतलब हल कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी कि जो 25 लोग हैं वहां पर 3 थी। भाई ये जो नए वाले आए हैं ना, इनकी उम्र 25 वर्ष है और जो पहले से थे उनकी 28 वर्ष थी, यानी 3 वर्ष ये कम थे। और वहां पर वो 3 साल ज्यादा है, वहां पर वो क्या है, 3 साल क्या है, ज्यादा है। तो उन 3 साल जो ज्यादा लोग हैं ना, 3 साल जो 3 साल ज्यादा है, तो वो कितने लोग ऐसे हैं जो 3 साल ज्यादा हैं। तो हम कह सकते हैं सर पहले 25 लोग थे, यानी कुल मिलाकर के 75 लोग, 75 किलो हो गया, या 75 वर्ष ऐसा उम्र हो गया जो ज्यादा है। वो अब इन 30 लोगों में बटेगा। 75 को 30 में अगर हम बांट देंगे तो 2.5 वर्ष आएगा एक आदमी के हिस्से में। और अभी ये 25 है, 2.5 वर्ष और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, है 27.5 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल नंबर 18। तो 18 नंबर के सवाल ने क्या कहा है, रिया ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से सी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा सी से डी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा तय करती है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है तो ऋचा का औसत चाल ज्ञात करो। सवाल ने क्या कहा, ऋचा का जो औसत चाल है वो हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो सवाल ने क्या कहा यहाँ पर, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो जो दूरी है, मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर है। ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी के, ठीक है। तीनों दूरियां बराबर है। तब जब डिस्टेंस सेम है फिर तभी तो हम अपना काम कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा है कि जो यहाँ से जब यहाँ तक जाता है तो उसकी जो पहली स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर की, जो उसकी दूसरी स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। और उनकी जो तीसरी स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर की। बोलो, ठीक है। ये क्या है, ये उनकी की तीनों स्पीड हो गई, ठीक है बातें। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं ना, एक यहाँ से हम इनकी डिस्टेंस निकालते हैं, कुल कितनी आएगी लगभग। जो दूरी है जिसको इन तीनों लोगों ने मिलकर के तय करी है, तो वो दूरी जो होगी वो लगभग कितनी होगी। तो इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे बोलो तो, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। ये 2 जीरो तो होंगे ही होंगे। अगर 60 ले लें बोलो तो कितना होगा, 60 ले ले तो काम चल जाएगा ना, बिल्कुल चल जाएगा सर जी। अच्छा, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60, 20 तियां हो जाएगा 60, और 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60। तो ये क्या आ गया हमारा, 4 3 7 और 2 9। ये जो 9 वाली चीज निकल करके आई है ना, 9, ये 9 है हमारा टाइम।
भाई ये स्पीड है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा टाइम है। यानी इन सबको इतनी दूरी को तय करने में इतना समय लगता है, बात समझ में आ गई। लेकिन जो दूरी है वो इन तीनों लोगों ने इन तीनों दूरियों को अलग अलग तय किया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके एवरेज स्पीड की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है भैया, तो 60 हमने माना है, एक की दूरी होगी, क्योंकि तीन दूरियां हैं, तीनों आपस में बराबर है, तो 60 गुणे 3 बटे कुल समय कितना लगेगा, 4 3 7 और 2 9 लगेगा, 3 तरीक का 9, 3 20 में 60 और 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, तो हम कह सकते हैं 20। तो यहाँ पर जो इनका रिजल्ट आएगा वो आएगा 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अपने ऑप्शन की, तो जो डी वाला ऑप्शन है, विकल्प डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा भैया, तो जो डी वाला आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर ने क्या कहा है, 19 नंबर ने कहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्षों में रुपए 4,500 की राशि रुपए 6,525 का मिश्र धन देगी। तो यहाँ पर क्या करना है, सीधी सी बात है कि 4,500 रुपए है, ठीक है, और इनको कितना बनाना है, 6,525 रुपए बनाना है। कितना बनाना है, 6,525 रुपए बनाना है, 5 साल में हमको बनाना है। तो इनके बीच का सबसे पहले अंतर देखो और पता करो ब्याज कितना मिला होगा। 5 में से ये 5 हो जाएगा और ये 2, ये 0 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2,025 रुपए क्या है हमको मिले, क्या मिले, ब्याज मिले। कितने साल में मिले, तो 5 साल में मिले। 5 से इनको भाग कर दो तो कितना होगा, 5 चौको 20 और फिर 0, 5 में 25, 405 रुपए एक साल का ब्याज मिला। कितने रुपए पर, 4500 रुपए पर, ठीक है। तो 405 4500 का कितना परसेंट होगा, ठीक है। सो से ये ऐसे कट जाएगा, बोलो हाँ कि नहीं, कट जाएगा ना। अब इसको चाहो तो तुम 45 से भाग कर लो या और छोटा छोटा करके भाग कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 9 से काट देते हैं, 9 पछे कितना हो जाएगा, 45, ये हो जाएगा 9 चौके 36, कितना बचेगा 4 और 9 पछे 45, 5 से इसको काट दो कितना आएगा 9। तो हम कह सकते हैं सर 9% जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 9% प्रति वर्ष ब्याज की दर होगी और ऑप्शन डी हमारा सही होगा, विकल्प डी इसका भी सही होगा, ठीक है। जो विकल्प डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल और आज की क्लास का बिल्कुल अंतिम सवाल हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि 3 संख्याएं ए, बी और सी रही होंगी। तो पहली 2 संख्याओं के बीच का जो अनुपात सवाल ने हमसे कहा है वो उसने कहा है कि 2:3 होगा, ठीक है। और जो फिर दूसरी और तीसरी संख्या है इनके बीच का जो अनुपात है वो 4 कितना है, 5 है। सिंपल सी बात है, बी एक ही जैसा होना चाहिए। इनको बराबर करते हैं, यहाँ 3 से कराएंगे, इसको 3 से, इनको 4 से करा देंगे, इनको 4 से। ए हो जाएगा 8 हमारा, बी वाला हो जाएगा 12 और सी हो जाएगा 15। इनको जोड़ लेते हैं, 12 8 20 10 30 और 5 कितना होगा, तो ये 35 मेरे हिसाब से। लेकिन सवाल ने क्या कहा कि ये 280 के बराबर है। किसके बराबर है, 280 के बराबर है। हल करते हैं, देखो ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 पछे 35, 7 चौके 28, 0 5 एक कम, 5 अठे 40, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। सवाल ने क्या कहा, दूसरी संख्या 12 है। इसको अगर हम गुणा 8 से करा देंगे, 12 ठीक कितना आएगा, 96 आएगा। और 96 की बात अगर हम करेंगे तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी की, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी में। तो हमारे जो 20 प्रश्न थे आज की क्लास के वो हो गए खत्म। तो क्लास आज की यहीं पर समाप्त होगी। कैसे लगी क्लास, सारे क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक है, सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने सब कुछ करा हुआ है। तो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कैसे लगी क्लास, इस बात को कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि हाँ सर हमको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, या फिर जब ये कहते हैं कि सर इस नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, हमको ये वाला क्वेश्चन कम समझ में आया, तो भी अच्छा लगता है कि शायद यानी आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही है ना भाई। देखो गलतियां उसी को पता चलेंगी, या कम समझ आएगा या ज़्यादा समझ उसी को आएगा जो पढ़ेगा अच्छे तरीके से। तो ये बात आप जरूर किया करिए। एक छोटा सा कमेंट है, 10 सेकंड लगता है आपको टाइप करके लिखने में कि हाँ सर ये बातें हुई हैं, या फिर समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नए प्रैक्टिस सेट के साथ में, ठीक है। एक अगला पेपर हल करेंगे, पोस्ट मास्टर्म करेंगे, उसका कब,
अगले दिन पे यानी अल्टरनेट डे पे चलती हैं। तो समझ रहे हैं कि आज एक क्लास हो जाएगी, एक दिन छोड़ने के बाद में अगली क्लास में मिलेंगे और मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए बहुत अच्छे तरीके से। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।